तक चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है और कांग्रेस को शानदार जीत, क्या उसे पूरे देश में दोहराया जा सकता है? मगर उससे पहले साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। क्या इन राज्यों में कर्नाटक की सफलता को कांग्रेस दोहरा सकती है? ये तमाम सवालात हैं दोस्तों, मगर उससे पहले आपको कुछ संकेतों, कुछ खबरों पर गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बयान। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं ये कर्नाटक फरनाटक क्या होता है, मध्य प्रदेश अलग है, मध्य प्रदेश में हम शानदार जीत दर्ज करेंगे। अहंकार देखिए मुख्यमंत्री महोदय का, यह कर्नाटक फरनाटक क्या होता है। मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और एक राज्य के बारे में किस कदर अनर्गल बयान दे रहे हैं। कर्नाटक फरनाटक क्या होता है? यह अहंकार है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, और वो अहंकार जो है वो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मुश्किल पैदा करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट कई और मोर्चों पर दिखाई देती है। इससे पहले कि मैं आपको बतलाऊं कि विपक्ष किस तरह से कर्नाटक की सफलता को पूरे देश में दोहराना चाहता है, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के रक्षात्मक मुद्रा की कुछ मिसाल पेश करना चाहूंगा। नृपेंद्र मिश्रा हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी, और उनका यह बयान देखिए जो आपके स्क्रीन पर है। नृपेंद्र मिश्रा यहां कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 नोट के खिलाफ थे। वो तो 2000 नोट लाना ही नहीं चाहते थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, देश की अर्थव्यवस्था को पूरा उल्टा कर दिया आपने। उस वक्त आपने यह बताया था कि 2000 नोट के आने से काला धन चला जाएगा, मगर अब प्रधानमंत्री कार्यालय के एक पूर्व अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा, जो कि आजकल राम मंदिर के एक समिति से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 2000 के नोट से खुश ही नहीं थे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि 2000 नोट को लेकर जिस तरह की बदनामी भाजपा सरकार की हो रही है, भाजपा का प्रचार तंत्र चाहता है कि प्रधानमंत्री के चरित्र और उनके दामन पर उसकी बदनामी ना आए, इसलिए नृपेंद्र मिश्रा जैसे लोग इस तरह का वाहियात बयान दे रहे हैं। हकीकत यह है कि उस 2000 नोट को लाने और 500 और 1000 के नोट को खत्म करने का मकसद 2016 में इतना ही था कि यूपी के चुनाव आने वाले थे और आपको बीएसपी और समाजवादी पार्टी की कमर तोड़नी थी आर्थिक तौर पर। आप कामयाब भी हुए, और अब भी जो आपने 2000 नोट को वापस लेने का मन बनाया है, उसका मकसद भी काफी हद तक राजनीतिक है। एक साल रह गया दोस्तों चुनावों में, और इस एक साल में विपक्ष पर निशाना साधना है किसी भी कीमत पर। यह बौखलाहट अलग अलग मोर्चों पर आ रही है। याद कीजिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने यह फैसला सुनाया था कि दिल्ली सरकार का कब्जा होगा वहां के अधिकारियों, वहां के नौकरशाहों पर। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि दिल्ली सरकार देश के संघीय ढांचे के हिसाब से चलेगी, इसलिए जो भी अधिकारी या जो भी ब्यूरोक्रेट होंगे वो अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट करेंगे, ना कि एलजी सक्सेना को। अब होता क्या है दोस्तों? होता यह है कि मोदी सरकार अध्यादेश लाती है, यह अध्यादेश, और उस अध्यादेश के अंतर्गत वो लोग एक समिति बना देते हैं जिसमें केंद्र सरकार के नुमाइंदे होते हैं और मुख्यमंत्री भी होते हैं। मकसद क्या होता है कि जो भी फैसला लिया जाएगा अधिकारियों के संदर्भ में, वो बहुमत से लिया जाएगा, और आखिरी जो फैसला होगा, लास्ट वर्ड, वो होगा एलजी साहब का। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देना अध्यादेश के रास्ते, किसी भी कीमत पर अपने हाथ में ताकत रखना, यह दिखला रहा है मोदी सरकार की बौखलाहट। और इस बौखलाहट में, इस अहंकार में, यह भूल रहे हैं कि इस अहंकार की और इस बौखलाहट की एक उम्र होती है। शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से कर्नाटक के बारे में बात कर रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली सरकार के अधिकारों को रौंदा जा रहा है एक अध्यादेश के जरिए, यह सब बतला रहा है कि मोदी सरकार किस तरह से बौखला गई है। और फिर यह कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 2000 नोट के खिलाफ है। और यही नहीं दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब भी प्रधानमंत्री मुश्किल में होते हैं या जब भी कोई चुनाव हारते हैं,
तो आखिर क्या वजह है कि मॉर्निंग कंसल्ट नाम की ये एजेंसी ये पड़ताल लेकर आ जाती है जिसमें यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं? आपको ये बात अटपटी नहीं लगती कि जब भी प्रधानमंत्री मुश्किल में होते हैं यह पड़ताल सामने उभर कर आ जाती है? इससे आपको पता चलेगा कि यह सरकार किस तरह से काम कर रही है। विपक्ष को भी मौका दिखाई दे रहा है। क्यों? और यह विपक्ष सिर्फ कांग्रेस का नहीं है। शरद पवार हो, अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश कुमार, सब कर्नाटक के जो नतीजे आए हैं उसके जरिए 2024 में उम्मीद ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए ढूंढा जा रहा है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने सलीके से चुनाव लड़ा था, मुद्दों पर फोकस रहकर चुनाव लड़ा था। इसमें भूमिका न सिर्फ सिद्धरामैया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या डीके शिवकुमार की थी, बल्कि एक बहुत अहम भूमिका पर्दे के पीछे बैठने वाले इस चुनावी रणनीतिकार जिसका नाम सुनील कानुगोलू है। दोस्तों, सुनील कानुगोलू एक चुनावी रणनीतिकार हैं जो कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वो मध्य प्रदेश में भी काम करेंगे, राजस्थान में भी काम करेंगे और तेलंगाना में भी काम करने वाले हैं। सुनील कानुगोलू की रणनीति और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को मशवरा दिया उसका परिणाम यह था कि कांग्रेस को छप्पर फाड़ सीटें मिली। और जैसे मैंने बताया, सुनील कानुगोलू जो हैं वो आने वाले चुनावों में भी काम करने वाले हैं। क्या सुनील कानुगोलू कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक संजीवनी साबित हो सकते हैं? कौन है ये सुनील कानुगोलू और क्यों इससे उम्मीद बन रही है कांग्रेस को, यह मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कर्नाटक में शनिवार को 136 सीटों के साथ विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली कांग्रेस अगर इस बार यह कमाल कर सकी तो इसके पीछे 41 वर्षीय लो प्रोफाइल रणनीतिकार और कांग्रेस के सदस्य सुनील कानुगोलू की प्रमुख भूमिका रही है। उन्होंने कैंपेन की रूपरेखा तैयार की और अंत तक उस पर से पार्टी की नजर हटने नहीं दी। सिर्फ 41 साल का है यह शख्स और इसने यह कमाल कर दिखाया है कांग्रेस के लिए। सवाल यही किया जा रहा है कि यही चमत्कार क्या आने वाले चुनावों में होगा? क्या कहा जाता है सुनील कानुगोलू के बारे में, यह भी सुनिए। उनको एक ऐसे विचार संपन्न व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है जो बड़ा सोचते हैं। कानुगोलू मूल रूप से तेलुगु भाषी हैं, उनकी जड़ें कर्नाटक में हैं, वे चेन्नई में पले बढ़े हैं और अब बेंगलुरु में रहते हैं। वे एक व्यापारिक परिवार से हैं। उनके एक करीबी दोस्त ने बताया कि उन्होंने पहले भाजपा में डीएमके और एआईएडीएमके के लिए काम किया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ लंबी बातचीत के बाद कानुगोलू पिछले साल कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि वह चुनौती लेना चाहते थे और एक ऐसी पार्टी के साथ काम करना चाहते थे जो अपने मूल्यों पर विश्वास करती है। सुनील कानुगोलू का एक बहुत दिलचस्प इतिहास है दोस्तों। 2014 में वो एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स से जुड़े हुए थे। उस वक्त वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए थे और सिर्फ उस वक्त नहीं, 2016 और 17 में यूपी और गुजरात के चुनावों में भी सुनील कानुगोलू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए थे और अब सुनील कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। कर्नाटक में हम उनका चमत्कार देख चुके हैं, मगर क्या यही इतिहास दोहराया जाएगा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में? या फिर उससे भी बड़ा सवाल, क्या यही इतिहास दोहराया जाएगा 2024 के लोकसभा चुनावों में? तो इसका आसान सा जवाब है, एक रणनीतिकार सिर्फ मशवरा दे सकता है, उस पर अमल करना पार्टी के नेताओं का काम है, यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस के नेताओं के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो मुद्दों पर बने रहें और जब भी वो मुद्दों पर बने रहे हैं और मुद्दों से नहीं भटके हैं, भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। मसलन हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक